Good morning, everyone. Jai Hind to all. Today we'll continue from the same point where we left yesterday. हम लोग अब रैकस के बारे में पढ़ेंगे. तो रैकस की जो हम लोग स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं. The outline of if we cut the transverse section, it appears to be rhomboidal. है ना, ये rhomboidal शेप दिखाई देती है. इन द बेस रीजन ऑफ द रैकस. आप ये नीचे देखेंगे तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर एरिया है. बाइकॉन्वेक्स इन द मिडिल रीजन. अगर आप बीच के रीजन में देखिए तो दोनों साइड से डिप्रेशन है जो कि बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इसका. एंड रफली सिलिंड्रिकल एट द टॉप रीजन. यहाँ देखिए तो ये रफली सिलिंड्रिकल है. Two arms of the bases of leaflet are present on the radius. आप ये देखेंगे कि दो आर्म्स भी इसमें राइट एंड लेफ्ट आर्म्स दिखाई दे रही हैं. ये लीफलेट के बेसिस हैं. These are the pedular region or the base of the radius on each side. So this is transverse section. अगर हम लोग इसका ट्रांसफर सेक्शन स्टडी कर रहे हैं तो मैं फिर बताती हूँ आपको कि देखिए इसमें बहुत ही पेक्यूलियर स्ट्रक्चर होता है जिसको पहचाना भी जा सकता है. अगर हम लोग ओमेगा फॉर्म करते हैं, हाँ देखिए ओमेगा होता है नीचे, जैसे आर्म लाइक स्ट्रक्चर है तो नीचे की तरफ होती है जो मैथमेटिकल साइन है, तो इसको हम इन्वर्टेड ओमेगा शेप भी कहते हैं. और इसमें स्पेसिफिकली इसको पहचानने के लिए जब आप प्रैक्टिकली करें तो इसमें ये जो अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल है ये भी ओमेगा शेप होता है सिमिलरली. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पेक्यूलियर फीचर रैकस का जो हम लोग साइकस में स्टडी करते हैं तो उसको पहचानना बहुत आसान होता है इसके स्ट्रक्चरल व्यू से. अब अगर हम इसमें पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करें, मैं बाद में आपको डिटेल में भी बताऊंगी. इसमें आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है जो कि क्यूटिकल से कवर्ड होती है, जो कि जीरोफिटिक नेचर होता है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का और साइकस स्पेसिफिकली. तो ये पूरी लेयर जो है एपिडर्मिस की कवर्ड होती है क्यूटिकल से, तो ये वाटर इवेपोरेशन को प्रिवेंट करती है. बिलो द एपिडर्मिस cells are present on all sides. These are chlorenchyma cells. Chlorenchyma means the parenchyma consists of chloroplastic pigments. They help in the photosynthesis also. Below chlorenchyma, some thickened walled cells are present called as sclerenchyma. Now, inside the sclerenchyma, there is a tissue which is evenly distributed called as ground tissue. It is specifically parenchymatous and storage in nature. स्टोर भी कर सकता है. बीच बीच में इसमें जो हम जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं उसमें म्यूसिलेज कैनाल एक स्पेसिफिक फीचर है जिम्नोस्पर्म का. सो द म्यूसिलेज कैनाल इज प्रेजेंट. नाउ vascular bundles are arranged in omega shape. These vascular bundles are, further I'll tell you in detail, these are conjoined, collateral, having two types of xylem, centripetal and centrifugal xylem. In between the xylem and phloem, there is a demarcation line. Cambium is present, but in rachis there is least secondary growth. That cambium is not active, so the generally vascular bundles are conjoined and collateral. Phloem is towards the outer side. Let us see the details of vascular bundle. The TS of rachis, जिसका हम एक पार्ट सेलुलर ले रहे हैं, आप प्रैक्टिकल कॉपीज में भी लिखेंगे. अभी मैं आपको शेयर करूंगी ये सब. अगर ब्रायोफाइटा की कॉपी आपकी बची हुई है प्रैक्टिकल की तो उसमें आप साइकस की डिटेल्स लिखेंगे और विल कंप्लीट दैट प्रैक्टिकल पार्ट इन द सेम कॉपी. अगर वो भर गई है तो आप एक न्यू कॉपी जिम्नोस्पर्म के लिए ले लेंगे फॉर यूनिट 3. In TS, the rachis reveals the following structures. First is epidermis, as told you. सबसे बाहर की layer epidermis, the outermost layer of the rachis, consisting of thick walled cells. It is heavily cuticularized. On its upper as well as on the lower side are present irregularly distributed sunken stomata. इसमें sunken stomata पाए जाते हैं. आप देखेंगे तो ये दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपर भी और लोअर भी. और ये स्टोमेटा है, ये गर्ती होती हैं, संकन होती हैं, थोड़ा डीपली सिचुएटेड होती हैं ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके. हाइपोडर्मिस इज जस्ट प्रेजेंट बिलो द
एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मल रीजन है। हाइपोडर्मिस में आउटर मोस्ट लेयर में क्लोरेंकाइमा है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 to 3 लेयर क्लोरोफिल कंटेनिंग थिन वॉल सेल्स कॉल्ड एज क्लोरेंकाइमा एंड इनर 4 to 6 लेयर सेल्स which are lignified called as sclerenchyma, है ना, थिक वॉल सेल्स होती हैं। sclerenchyma is poorly developed on lateral sides, जो लेटरल साइड्स बाइकॉन्विक स्ट्रक्चर बनाती है वहां पर sclerenchyma कम पाई जाती है। इट इज ऑल्सो सीन इंटरमिक्स विद क्लोरेंकाइमा, ये मिक्सचर भी हो सकता है क्लोरेंकाइमा और sclerenchyma का। सेंटर में ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है जो सबसे बड़ा पार्ट इसका बनाता है, which is made up of thin walled parenchyma cells. Many mucilaginous canals and vascular bundles are present in this region. इसमें vascular bundles and mucilage canal होती हैं. The number and arrangement of mucilage canal is not definite. They are many in number, or each mucilage canal is guarded by epithelial cells. ये देख रहे हैं कि epithelial like cells ही guarded होती है. This is mucilage canal. Now, coming to vascular bundles, they are arranged in Greek letter omega, inverted, है ना, यानी का उल्टा होता है, ये लेटर ओमेगा है और हमने ऊपर की तरफ इसका शेप बनाया तो इन्वर्टेड ओमेगा कहते हैं। Towards the tip of the rachis, the bundles are arranged in C-shaped manner. जैसे जैसे रैकस हम ऊपर की तरफ लेते जाते हैं लीफ का, जैसे मैंने वेजिटेटिव बताया था, एपेक्स पे ये सी शेप हो जाता है ओमेगा शेप की जगह। ईच वैस्कुलर बंडल रिमेन्स सराउंडेड बाय बंडल शीथ, इट इज कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप। ठीक है, ओपन का मतलब होता है कैम्बियम इज प्रेजेंट लेकिन बहुत एक्टिव नहीं होती है रैकेस में कैम्बियम, तो ओपन कहते हैं। और अगर कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होती है तो हम इसको क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल कहते हैं। वैस्कुलर बंडल बाहर से बंडल शीट से कवर होता है। अपर सरफेस की तरफ फ्लोएम पाई जाती है इसमें, और इसमें दो तरह के सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम प्रेजेंट होती है। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बंडल प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ये टीएस रैकेस में इतने पार्ट्स हम लोग स्टडी करते हैं। Now coming further in detail, the xylem in each vascular bundle is present towards the inner side. It consists of tracheids and xylem parenchyma. Vessels are not found in xylem. Cambium separates the xylem from the phloem. Vessels are absent. The vascular bundles are diploxylic, यानी दो तरह की xylem पाई जाती है. Consists of two types of xylem. Diploxylic means two types of xylem, centripetal xylem and centrifugal xylem. Consists of seed juice, phloem parenchyma. Companion cells are absent in the phloem. The vascular bundles show different structures at different levels of rachis. जैसे नीचे से जहां से ये स्टेम से अटैच होता है उससे एपिकल एंड तक अगर हम लेके जाए तो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वैस्कुलर बंडल के भी, अरेंजमेंट में भी और वैस्कुलर बंडल के खुद के स्ट्रक्चर में भी। तो कैसे दिखाई देते हैं, लेकिन डिप्लोजाइलिक ही होगा, यानी दोनों में दोनों तरह की जाइलम प्रेजेंट होगी, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। अगर हम जिसका ए स्टडी कर रहे हैं तो ए में क्या है, ये बेस पर है रैकेस के, तो बेस पर इस तरह से अरेंजमेंट दिखाई देता है। फ्लोएम है, then towards the upper side, then cambium is present, then protoxylem, ये pointed end protoxylem शो करता है और ये bigger end मेटाजाइलम शो करता है। लेटर ऑन मिडल रीजन में इसमें दो तरह की सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मेशन होता है इसी वैस्कुलर बंडल से डिवीजन के बाद। तो इसमें दो तरह सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल क्यों कहते हैं, इसमें सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम और जो मेटाजाइलम है वो इस तरह से ब्रॉडर एरिया फैलते हुए दिखाती है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप है। और सेंट्रीपिटल में यानी ये सेंट्रल में ही लोकेटेड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द वैस्कुलर बंडल, और ये पेरिफेरी तक कनेक्टेड होता है। और एपिकल एंड पे चले तो स्लाइटली डिफरेंट दिखाई देता है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम सेपरेट हो जाती है और सेंट्रीपिटल जाइलम इस तरह से दिखाई देती है लोअर साइड में। तो ये चेंजेस बेस से एपेक्स तक अपीयर होती है। Now come to the second part, that is leaflet. तो लीफलेट को भी पहचानना आसान है, आपके डिपार्टमेंट में साइकस लगा हुआ है सेंटर में, दैट इज साइकस सर्सिनेलिस। आप आकर के देखेंगे उसको तो वो सॉफ्ट है थोड़ी सी लीव्स उसकी, और साइकस रिवोल्यूटा में थोड़ी हार्ड होती हैं लीव्स और नैरो होती हैं, स्मॉल शेप की होती हैं यानी स्मॉल साइज की होती हैं। और साइकस सर्सिनेलिस में थोड़ी लंबी होती हैं एज कम्पेयर टू, और थोड़ी थिन होती हैं एज कम्पेयर टू रिवोल्यूटा, और थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, लेकिन क्यूटिकल तब भी प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि इनको वाटर इवेपोरेशन को चेक करना है। साइकस लीफलेट्स आर लार्ज, टफ, थिक
एंड लेदरिंग, यानी लेदर लाइक होती है, टच करने पे पता लगता है। इन वर्टिकल सेक्शन द लीफलेट वर्टिकल, या इसको हम लोग बीटीएस भी कह सकते हैं अगर फ्लैट स्ट्रक्चर का काटें, जनरली हम टीएस, या वर्टिकल सेक्शन वीएस भी कह सकते हैं इसको, इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ सॉलिड मिड पोर्शन एंड टू लेटरल विंग्स। तो ये बीच का पोर्शन देख रहे हैं थोड़ा स्वेलन है जहां मिडरिब प्रेजेंट है, यानी वैस्कुलर बंडल है, और ये जो लेटरल साइड्स है ये विंग लाइक स्ट्रक्चर शो करती हैं। इन साइकस रिवोल्यूटा, स्पीशीज रिवोल्यूटा एंड साइकस बिडोमियाई द विंग्स आर कर्व्ड, नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं ये विंग्स, कर्व डाउनवर्ड, और रिवोल्यूटेड कहते हैं इसको, इसीलिए इस रिवोल्यूटा नाम दे दिया गया है क्योंकि इसके विंग्स थोड़े से टर्न होते हैं डाउनवर्ड्स। बट इन साइकस सर्सिनेलिस, रम्फाई, पैक्टिनेटा, सियामेंसिस स्पीशीज में द मार्जिन्स आर फ्लैट, वो सीधे होंगे, कर्व नहीं होंगे नीचे की तरफ। अब एक ब्रीफ आइडिया हम लोग लाइन डायग्राम का लेते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है ये। इसमें अपर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस which is covered by cuticle. Upper surface पे stomatal structures are not present because check the evaporation. Below epidermis, hypodermis is present. Hypodermis is palisade-like tissue. है ना, आप देख रहे हैं हाइपोडर्मिस में लंबी लंबी सेल्स दिखाई गई हैं यहाँ पर, जब हम डायग्रामेटिक बनाते हैं तो लाइन से दिखाते हैं, ये पैलिसेड है, और नीचे की तरफ इसमें स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। तो दो पैरेन्काइमा डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में, अपर साइड में पैलिसेड लंबी सेल्स वाली, और नीचे राउंड सर्कुलर विद इंटरसेलुलर स्पेसेस कॉल्ड एज spongy parenchyma, you can see here. तो lower epidermis consists of स्टोमेटा विच आर संकन टाइप, इसमें भी गर्दी स्टोमेटा होती है। बीच में एक टिश्यू दिखाया गया ऐसे लाइन से डार्क कलर का, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो अगर वैस्कुलर बंडल के पास है तो इसको हम प्राइमरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं, और फिर इससे सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का डेवलपमेंट होता है जो कि विंग्स तक जाता है ना, मार्जिन तक जाता है लीफलेट के, ताकि ये यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर सके। तो ये रिवोल्यूटेड मार्जिन तक सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जाता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पेक्यूलियर फीचर है साइकिडेल्स का। सेंटर में सिंगल वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट, जिसमें लोअर साइड में फ्लोएम, अपर साइड में जाइलम, और जाइलम भी दोनों तरह की होती है, डिप्लोजाइलिक टाइप, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल जाइलम। बीच में कैम्बियम रिंग इज प्रेजेंट। तो ओपन टाइप होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ हो या ना हो, बट कैम्बियम इज प्रेजेंट which cuts off xylem towards upper side and phloem towards lower side. This is the part cellular of the structure of leaflet. तो मैंने बाकी आपको बता दिया है, इसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट पॉइंट्स को लिखते जाएंगे, तो हम लोग थोड़ा समय सेव करते हुए मैं डायग्राम से ही आपको समझा रही हूँ। ये आप देख रहे हैं सेल कैसे बनाई जाती है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, हम लोग एक स्थान से 3 सेल बनाते हैं। अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं तो उनको थोड़ा डिस्टेंस पे बनाते हैं, और वो राउंडेड सेल्स में ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है। जब पॉलीगोनल पैरेन्काइमेटल सेल्स होती हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती हैं। तो अपर लेयर अपर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, below it hypodermis is present. You can see here 2 to 3 layered hypodermis is present. Below hypodermis a layer of parenchyma which is palisade parenchyma, elongated cells are present which are chlorenchymatous, chloroplastic containing, and supports in the photosynthesis. Below this parenchyma or palisade parenchyma, lower side consists of spongy parenchyma. You can see spongy parenchyma. Now transfusion tissue is present on both the sides of vascular bundle. In vascular bundle, phloem is on the lower side and xylem is on the upper side. Xylem having 2 types of centrifugal xylem. Fugal means 2 dots are present like, and centripetal xylem forming a V-shaped structure. Right? So this is the part cellular of. अब ये जो मैंने आपको समझाया ये वही इसमें नोट्स में है, आप इसको नोट कर लेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बना लेंगे। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पे एक सेपरेट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या है? दीज आर ग्रुप ऑफ ट्रैकीडियल सेल्स सेपरेटेड बाय सम पैरेन्काइमेटस। जो सेंटर में पैरेन्काइमा सेल्स है उन्हीं से सेपरेट होकर के ये ट्रैकीडियल यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेसिफाइड हो जाती हैं, और these are directly in contact with the centripetal xylem. Xylem से डायरेक्ट इनका कनेक्शन होता है, तो जो वैस्कुलर सप्लाई आ रही है xylem के थ्रू उसको विंग्स तक पहुंचाना इसका काम होता है। It is called as primary transfusion tissue. The cells of tissue are short and wide with
which are reticulate or bordered pits are present in these cells. मतलब pits होने से वो transportation में help करता है, transfusion या transportation में help करता है. Now, a zone is present on either side of the midrib between the palisade and spongy parenchyma. It is 3-layered and it's composed of elongated colorless cells. These cells run parallel to the leaf surface from midrib to the margin. Center vascular supply से लेके और margin तक ये ले जाता है tissue. This zone is called as accessory transfusion tissue or secondary transfusion tissue. और इसको दूसरा नाम भी दिया जा सकता है हाइड्रोस्टिरोन, यानी क्योंकि ये वाटर सप्लाई करता है, और रेडियल पैरेन्काइमा भी इसको कहा जा सकता है. पैरेन्काइमा से रेडियल रेस की तरह से ये फॉर्म होता है. On either side of the lateral, it is connected with the primary transfusion tissue present around centripetal xylem of the vascular bundle. Primary और secondary transfusion tissue help in the lateral conduction of water. तो ये lateral conduction में हेल्प करता है, वाटर की सप्लाई वहां तक लेके जाता है. The presence of transfusion tissue is to compensate for the unbranched condition of the midrib. क्योंकि midrib इसमें ब्रांच नहीं होती है और वैस्कुलर सप्लाई छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल्स मार्जिन तक नहीं जाते हैं, इसीलिए ये कंडक्टिंग चैनल का काम करता है वाटर सप्लाई के लिए. तो एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बता दिया. नाउ कंटिन्यू विद रिप्रोडक्शन ऑफ साइकस. Reproduction present in the cycles by 2 methods, that is vegetative reproduction and sexual reproduction. Now coming to vegetative reproduction, it is a very simple type of reproduction. It takes place by the formation of bulbils. Bulbils जो है वो stalk से stem के base पर arise होती हैं, मतलब above the ground level. पूरे स्टॉक पे नहीं होती, थोड़ा बेसल रीजन में होती है. These develop on the stem in the axil of scaly leaves. जो scaly leaves है, मेन लीव्स जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं धीरे धीरे झड़ जाती हैं, स्टॉक बड़ा होने लगता है, लेकिन स्केली लीव्स स्टिल प्रेजेंट ऑन द स्टॉक, उनकी एक्सिल से बनती है. अ बल्बिल इज एन ओवल स्ट्रक्चर ब्रॉड एट द बेस and pointed at the apex. It consists of dormant stem. इसमें dormant stem के features होते हैं. In the center covered by numerous brown scaly leaves. तो ये पूरा का पूरा covered होता है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं. तो ये bulb like structure है, मैं इसको घेरा कर रही हूँ. इसमें पूरे करेक्टर्स होते हैं स्टेम लाइक, और उसके लोअर एंड पे रूट्स का फॉर्मेशन होता है और अपर एंड पे यंग लीव्स फॉर्म होती हैं जो सर्सिनेटली कॉइल्ड होती हैं. इनका वर्नेशन यानी इनिशियली निकलती तो आप देख रहे हैं ये कॉइल्ड है और बाद में धीरे धीरे ओपन होती है, इसको सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं. ऑन डिटैचमेंट ऑफ फ्रॉम द स्टेम अ बल्बिल स्टार्ट्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस मेनी रूट्स फ्रॉम द लोअर साइड एंड लीफ ऑन द अपर साइड. तो ये पूरा जर्मिनेशन करके एक नया प्लांट बनाती है. प्लांट हमें पता है कि डायोशियस होते हैं. अगर ये बल्बिल मेल प्लांट पे राइज होती है तो ये मेल प्लांट का फॉर्मेशन करेगी, और अगर ये फीमेल प्लांट पे राइज होती है तो ये फीमेल का फॉर्मेशन करेगी. तो ये डायोशियस टाइप यानी मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट. Now coming to second types of reproduction, that is called as sexual reproduction. Sexual reproduction in cycles is oogamous type. Oogamous क्या कहती है? जब male gamete is in the form of egg and non-motile, and male gamete are larger than that and these are motile. ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में अंतर है. साइकस इज स्पोरोफिटिक, हमें पता है मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है. स्ट्रिक्टली डायोशियस, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन द सेपरेट प्लांट्स. डायोशियस का मतलब मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट. मेल reproductive parts formed on the male plant and female on the female plant. चलिए come to the first reproductive organs, that is female reproductive organs. Female reproductive organs consist of megasporophylls, है ना. तो ये जनरली जिम्नोस्पर्म में कोन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फॉर्म ऑफ कोन. लेकिन अगर हम साइकस की बात करें तो ये कोन नहीं बनाते फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे आर मेगास्पोरोफिल्स. अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको. ईच फीमेल प्लांट every year produces numerous megasporophylls, यानी एक एक स्पोरोफिल सेपरेट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाती है, and in an acropetal succession above each crown of foliage and scaly leaves. जैसे पहली बार foliage leaves का scaly leaves का crown बना, उसी में उसी के एक्सल में एक मेगास्पोरोफिल्स का पूरा चक्र बन जाता है. बहुत सारी न्यूमरस मेगास्पोरोफिल्स, वो जब डाई ऑफ शेड ऑफ कर जाती है थोड़ा सा स्टेम स्टॉक बड़ा हो जाता है, फिर क्राउन बनता है, फिर बनता है. तो एवरी ईयर मेगास्पोरोफिल्स आर फॉर्म इन द एक्सेस. There is no female cone, as told you. The number of megasporophyll is much more than the number of foliage leaves.
जब मेगास्पोरोफिल की संख्या ज्यादा होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल्स द एपिकल मेरिस्टेम इज नॉट यूज्ड अप लाइक दैट ऑफ द मेल कोन। मेल कोन जब बनता है तो डिफरेंस क्या होता है कि पूरा का पूरा एपिकल क्राउन जो है मेरिस्मेटिक सेल्स का वो पूरा कोन बना लेता है, जैसे मैं शेप बना रही हूँ, लेकिन इसमें तो अलग अलग होती हैं। तो इसका मतलब मेगास्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन द एक्सल, जबकि मेल कोन ऊपर एपेक्स पे पूरी मेरिस्मेटिक सेल्स को कंज्यूम कर लेता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल्स द एपिकल मेरिस्टेम इज नॉट यूज्ड अप, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ स्टेम कंटिन्यूस, जैसे खत्म हो जाती है इनकी लाइफ साइकिल, मेगास्पोरोफिल शेड ऑफ कर जाती है, इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, लगी भी रहती है तो ये ऊपर की तरफ ग्रो करता रहता है। एंड द फीमेल प्लांट ग्रोथ इज मोनोपोडियल, यानी एपिकल एंड से ये हमेशा ग्रो करता है। नाउ कमिंग टू male reproductive organs, male plant of the cycas produces every year in a single main cone at the apex. So ये हर साल एक निकलता है, कभी कभी कुछ स्पीशीज में 2 और 3 years में भी निकलता है, बट जनरली सिंगल मेल कोन may arise from the male plant in a year or in 1 year one cone. In the formation of male cone, the apical meristem is consumed up, अभी हमने डिस्कस किया, and therefore the growth of stem, इसमें स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, stem checked for some time, कुछ दिन के लिए जब तक मेल कोन रहता है तब तक वो एपेक्स से ग्रो नहीं करता, बट लेटर एन एपिकल मेरिस्टेम इज फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द कोन व्हिच पुशेस दैट ऑन वन साइड, कोन को वन साइड कर देगा जब इसका मैच्योरिटी होने लगेगी, और फिर वो ग्रोथ करने लगेगा, है ना, रिज्यूम करता है। मेल कोन इज लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम, यानी पूरे पौधों के किंगडम में इसका कोन सबसे बड़ा होता है साइकस का, approximately 500 centimeters or more than the length, तो 500 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा भी हो सकती है। देखिए, देख रहे हैं आप मेल और फीमेल प्लांट में अंतर। दिस इज मेल कोन, एपेक्स पे बना है, और ये फीमेल मेगास्पोरोफिल्स हैं, कोन नहीं बना है, एक एक मेगास्पोरोफिल सेपरेट है, अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगी। दीज आर द लार्ज पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, दिस इज द स्टॉक, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया वेजिटेटिव में, जिस पे लीफ स्कार्स लगे होते हैं, स्केली एंड फॉलियस लीव्स के स्कार्स होते हैं, और दिस इज द बेस एंड टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। तो ये दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको दिखाया। जब आप प्रैक्टिकल कॉपी में लिखेंगे तो मेल एंड फीमेल प्लांट को भी ड्रॉ करेंगे। नाउ मेल कोन, और उसका हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन स्टडी करेंगे। ईच कोन इज एन व्हाइट ओवल शेप होता है और कोनिकल स्ट्रक्चर, नीचे से थोड़ा ब्रॉड और एपेक्स से थोड़ा नैरो, तो कोनिकल कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल कोन शोज ईच वन कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल एक्सिस, आप देख रहे हैं इसमें एक सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट है, ये पूरी सेंट्रल एक्सिस है। A large number of leaf-like structures called microsporophylls are attached at right angle in a compact spiral acropetal succession. तो जब ये हम यहाँ देखें तो ये स्पाइरल और एक्रोपीटल सक्सेशन, यानी यंग सबसे ऊपर होगा और मैच्योर सबसे नीचे। तो जब भी ये स्पाइरल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये देखिए मैं बताऊं, जैसे ये एक रो बनी, ये नीचे की रोज हैं, आपको समझ में आ रहा है, और ये दूसरी रो बनी, अब ये घूम करके फिर यहाँ आ जाएगी, फिर तीसरी रो बनी, तो ये स्पाइरली अरेंज होते हैं। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखें तो ये एकदम आमने सामने नहीं होंगे, यानी थोड़ा सा आप देखेंगे अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करें तो थोड़ा तिरछा होगा, तो ये शो करता है स्पाइरली अरेंज होती हैं। और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इसमें इनर साइड पे बेसल रीजन में क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, जिनमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, द मैच्योरेशन ऑफ स्पोरोफिल टेक्स प्लेस इन अ स्पाइरल मैनर from apex to base. However, a few sporophylls at the apex and base are sterile. नीचे की तरफ ये देख रहे हैं ना, इसमें स्पोर्स नहीं दिखाए गए हैं और यहाँ भी नहीं दिखाए गए हैं। तो एपिकल रीजन में यहाँ तक और लोअर रीजन में जो कि स्पोर्स नहीं शो करें स्पोरेंजिया, तो ये स्टेराइल होती हैं, यानी ये स्पोरेंजिया या स्पोर्स बियर नहीं करती। सो दिस इज अबाउट मेल कोन ऑफ साइकस। Now, structure of one microsporophyll. Each microsporophyll represents a stamen. It is flattened, woody, and triangular structure. It is differentiated into upper or distal sterile region, apophysis. अगर हम लोग इसका surface view study करें, this is adaxial, यानी upper surface, या कह सकते हैं adaxial का मतलब which is showing the outer side. तो इसका स्ट्रक्चर हम शो करें तो अपर एंड पे ये नुकीले से स्ट्रक्चर निकले रहते हैं,
इसको हम एपोफाइसिस कहते हैं, ये एडेक्सियल सरफेस है। और अबैक्सियल सरफेस पर, लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं सोराइल, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, है ना, ग्रुप प्रेजेंट होती हैं। एक में 3 से 5 या 6 7 तक हो सकती हैं। तो ये, इसको हम ग्रुप को क्या कहते हैं, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग इनका नंबर होता है, इसको हम कहते हैं सोराइल, है ना, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया कॉल्ड एज सोराइल। दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस। अगर हम टीएस काटे माइक्रोस्पोरोफिल का, तो ये अपर हो गया सरफेस, एडेक्सियल सरफेस, और ये अबैक्सियल सरफेस जिसपे स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। तो ये ग्रुप में होते हैं, लेकिन जब एक बार टीएस काटते हैं तो ये एक बार में एक ही स्पोरेंजिया का सेक्शन आता है, और ये कवर्ड होता है जैकेट लेयर से, और इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जैकेट, और इसको हम वॉल ऑफ स्पोरेंजियम कहते हैं। एंड माइक्रोस्पोर्स आर डेवलप्ड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम विद द स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरोफिल, यानी फीमेल पार्ट ले रहे हैं हम लोग डिटेल में। ईच मेगास्पोरोफिल may be called as carpel is regarded as the modified leaf, यानी जो लीफ है, हम लोग फॉलिएज लीफ का स्ट्रक्चर अभी अपने ट्री में देखा था साइकस के, तो वो मॉडिफाई होकर के रिप्रोडक्टिव पार्ट बना लेती है। इट इज अबाउट 12.7 सेंटीमीटर टू 25.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतनी बड़ी होती है। एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें अपर लीफी पोर्शन होता है, मिडिल ओव्यूल बियरिंग पोर्शन होता है, एंड स्टॉक होता है। तो ये 3 पार्ट्स में, नीचे स्टॉक, बीच में ओव्यूल बियरिंग पार्ट, और अपर साइड में लीफी पोर्शन होता है। ओव्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द मिडिल पोर्शन, राइट एंड लेफ्ट लगे होते हैं ओव्यूल्स। द अपर पोर्शन इज पिन्नेट, पिन्नेटली कंपाउंड होता है लीफ की तरह से, एंड ईच पिन्ना इज टेपरिंग एट द पॉइंट, और लास्ट में जाके वो टेपर करता है पॉइंटेड रीजन में। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको। 2 lateral rows of ovules are present on the lateral side in the middle portion. आगे लेते हैं हम। मेगास्पोरोफिल ऑफ साइकस revoluta are pinnate, whereas Cycas sarcinalis, Cycas rhamphai, Cycas pedomii are ovate. तो इसमें पिनेटली होती है, लेकिन इसमें ओवेट होती है इन 3 स्पीशीज में। इन Cycas pectinata and Cycas siamensis, they are orbicular और rhomboidal, यानी ऊपर ये शेप बनाती है, rhomboid like स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो मैं आगे आपको इसका दिखा रही हूँ। तो इनके आधार पर हम इनको, मार्जिन्स के आधार पर और शेप के आधार पर इनको पहचानते हैं हम। ये आप देख सकते हैं, ये साइकस रेवोल्यूटा में ए आएगा, साइकस रेवोल्यूटा है, ये देख रहे हैं आप, पिनेटली कंपाउंड है और ब्रॉडर एंड है अपर, और ये बीच का मिडिल पोर्शन है जिसमें ओव्यूल्स लगे हैं, और ये स्टॉक है ना। तो ये मिडिल पोर्शन, दिस इज अपर पोर्शन एंड स्टॉक। Now coming to the second species, that is Cycas sarcinalis, जो कॉलेज में लगा हुआ है। इसमें ऊपर की तरफ रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर है, देखिए शेप कैसी बन रही है, ऐसी रोम्बॉइड लाइक शेप है इसकी, और ये मिडिल पोर्शन जो कि ओव्यूल बेयरिंग है, और ये स्टॉक। इसी तरह ये Cycas rhamphai है, इसका शेप देखिए, पहचानिए। नंबर ऑफ व्हील्स एंड शेप ऑफ द मेगास्पोरोफिल हर स्पीशीज का अलग अलग होता है। ये साइकस डी साइकस बिडोमियाई है, साइकस पैक्टिनेटा है, इसके ओव्यूल्स लार्जर देन अदर स्पीशीज होते हैं, और अपर साइड में भी इसमें पेनेशन होता है। साइकस सियामेंसिस, लेकिन एपिक्स इसकी पॉइंटेड होती है, इसमें भी एपिकल एंड पॉइंटेड, और लेटरल पिन्नेट होता है, सियामेंसिस है। तो यू कैन सी द डिफरेंशिएशन इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ साइकस हैविंग these megasporophils. Now coming to structure of seed which are present on the megasporophil. The ovules are sessile and borne laterally on the stalk. Stalk पे sessile लगे होते हैं जो अभी हमने देखे। The ovules of cycas are largest in the plant kingdom. मेल कोन भी लार्जेस्ट है, ओव्यूल भी लार्जेस्ट है प्लांट किंगडम में, सबसे बड़ा ओव्यूल होता है। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग इन साइकस थोरसाई, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग into 4 सेंटीमीटर in diameter in Cycas sarcinalis, है ना। The ovule is green when young and it's covered by hairs. Hair से covered होता है, soft delicate hair से। At maturity its color changes to orange color, और जब ये mature हो जाता है तो इसके hair fall हो जाते हैं। The ovules are orthotropous. Orthotropous का मतलब straight ovule होता है इसमें। The ovules are unitagmic with 1 integument. आप देख सकते हैं, मैं स्ट्रक्चर आपको इसमें यहाँ डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ। दिस इज एलएस ऑफ ओव्यूल। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, ड्रॉ वैल्यूएबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ ओव्यूल, तो हम यही डायग्राम इसको बनाएंगे, केवल डायग्राम। और अगर आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पे शॉर्ट नोट, तो थोड़ा लिखेंगे भी इसके बारे में, डायग्राम भी बनाएंगे। तो यू कैन सी हियर ओव्यूल इज कवर्ड बाय इंटेगुमेंट,
तो इंटेगुमेंट एक होती है लेकिन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। पहली है आउटर फ्लैशी लेयर, दिस इज आउटर फ्लैशी लेयर, देन मिडल स्टोनी लेयर एंड इनर फ्लैशी लेयर। इंटेगुमेंट एक ही होती है लेकिन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और इसमें वैस्कुलर सप्लाई जाती है। ये आप देख रहे हैं वैस्कुलर सप्लाई है, इफ आई मार्क हियर दिस इज वैस्कुलर सप्लाई अप टू द माइक्रोपाइलर रीजन, ऊपर तक जाती है, apex of the ovule. Now at the apical region micropyle is present, yani pore is present, below which a small chamber is present called as pollen chamber. ये pollen chamber है जहां pollen आकर रेस्ट करते हैं और यहीं से pollen का डेवलपमेंट होता है। Below pollen chamber there is archegonial chamber. आर्किगोनियल चैम्बर में आर्किगोनिया होती हैं, देखिए 2 आर्किगोनिया हैं। देन द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड बाय फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। आर्किगोनिया फीमेल गैमेटोफाइट का ही पार्ट है। फीमेल गैमेटोफाइट की एक सेल मेरिस्टेमेटिक होकर के आर्किस्पोरियल सेल बनाती है और आर्किगोनिया का फॉर्मेशन करती है। डेवलपमेंट कोर्स में नहीं लेकिन साथ साथ में बताती जा रही हूँ। फीमेल गैमेटोफाइट न्यूसेलस से कवर्ड होता है जो कि नरिशिंग टिश्यू होता है, चारों तरफ इसके न्यूसेलस प्रेजेंट है। ये दिख रहा है आपको डॉट डॉट डॉट, दिस इज न्यूसेलस। और ये वैस्कुलर सप्लाई मैंने आपको बता दिया। एपिकल एंड इज माइक्रोपाइल और पोर एट द अपिकल रीजन इज कॉल्ड, दिस इज एलिस ऑफ ओव्यूल। आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एग सेल। पॉलन चैम्बर से पॉलन के आने के बाद पॉलन ट्यूब आती है जो कि एग तक नहीं पहुंचती, कहना चाहिए आर्किगोनिया चैम्बर तक पहुंचती है, नेक ऑफ द आर्किगोनिया तक पहुंचती है। उसमें से गैमेट रिलीज हो जाते हैं और वो एग तक आने के बाद फर्टिलाइजेशन करती हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट they fuse together to form diploid zygote. Now pollination. The pollination is anemophilous, air के द्वारा होता है। The cell of the nucellar beak present in the pollen chamber disintegrate and form a viscous fluid. जब pollination होता है तो यहाँ पर pollen grains पहुँचती हैं, जिसको हम pollen grains पहुँच रहे हैं तो इसको हम कहते हैं pollination drop। ये disintegrate करके viscous fluid बनाते हैं जिससे pollen grains connect हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। दिस फ्लूइड इज कोहेसिव इन नेचर, चिपकने वाला होता है। दिस फ्लूइड oozes आउट ऑफ द माइक्रोपाइल एंड कलेक्ट्स द pollen grains और pollination drop। pollination drop की बहुत सारे pollen grains एक साथ ड्रॉप में आते हैं, इसको हम pollination drop कहते हैं। pollen grains present in the air current at their 3 cell stage। तो pollination के सेल स्टेज पे होता है, 3 सेल स्टेज पे होता है, यानी इसमें ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल बनती है जो गैमेट्स बनाती है। तो ये प्रोथेलियल सेल और बेसल सेल होती है, उसके बाद 3 सेल स्टेज फॉर्म होती है, एंटेंगल्ड इन द पॉलिनेशन ड्रॉप। तो इस स्टेज पे ही ये पॉलिनेशन ड्रॉप के साथ आ जाती है, 3 सेल स्टेज कहते हैं। ग्रेजुअली द पॉलन ड्रॉप ड्राइज अप एंड पॉलन ग्रेन्स आर सक्ड इनटू द पॉलन चैम्बर। ये सूखती है और जैसे जैसे सूखती है वो अंदर चले जाते हैं, कहाँ, पॉलन चैम्बर में। नाउ फर्दर ड्राइंग ऑफ दिस ड्रॉप सील्स अप। अब क्या होता है, जब ड्राई हो जाता है ये सील हो जाता है, जितने पॉलन ग्रेन्स अंदर चले गए। तो ये सभी लगभग जिम्नोस्पर्म में यही प्रोसेस होती है। और फर्टिलाइजेशन है, मैं ब्रीफली आपको समझाती हूँ। फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द न्यूसेलर टिश्यू बिटवीन द पॉलन चैम्बर एंड द आर्किगोनिया चैम्बर डिसऑर्गेनाइज एंड साइमल्टेनियसली वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस आल्सो डिसइंटीग्रेट्स। तो जो यहाँ पर आर्किगोनिया में वेंट्रल कैनाल सेल होती है वो डिसइंटीग्रेट कर जाती है, दिस इज वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है। नेक्स्ट सेल्स ओपन हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेशन से ये ओपन हो जाती हैं। अब ये जो स्पर्मेटोजोइड्स हैं पॉलन ट्यूब के साथ यहाँ तक आ जाती हैं। दे डिस्चार्ज इनटू द वेंटर और बेसल सेल ऑफ द आर्किगोनियम एंड फ्यूजेस विद एग न्यूक्लियस। ये फीमेल गैमेटोफाइट का पोर्शन है जो कि जब डेवलपिंग जाइगोट और एम्ब्रियो होगा उसको नरिशमेंट देगा। ओके, मैंने बेसिकली आपको शॉर्ट में समझा दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। दिस प्रोसेस इज नोन एज ज़ूइडियोगेमी। It is accompanied by pollen tube formation, a phenomenon known as siphonogamy. Sometimes more than one sperm enters the archegonia. एक से ज्यादा sperm enter कर जाते हैं, and the male nucleus which first reaches near the nucleus fertilizes the egg. Rest male nuclei degenerated. लेकिन चूंकि इसमें 2 आर्किगोनियम है, 2 एग सेल हैं, तो एक समय में 2, और जिसमें ज्यादा आर्किगोनियम होती हैं तो ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन
हो सकता है एक फीमेल गैमेटोफाइट में। तो इसका मतलब पॉली एम्ब्रियोनी इज प्रेजेंट। लेकिन अगर बहुत सारे मेल गैमेट्स पहुंचते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीस्पर्मी। स्पर्म तो बहुत सारे पहुंचे मेल गैमेट्स, लेकिन बाकी डिजेनरेट कर जाते हैं, केवल एक ही एग सेल के साथ फ्यूज करता है। नाउ एम्ब्रियोजेनी, तो थोड़ा टाइम बचा है, मैं एम्ब्रियोजेनी कवर कर सकती हूँ। द फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट और oospore is first cell of the sporophyte. The zygote contains dense cytoplasm and a large nucleus. It enlarges in size and finally forms the embryo. ठीक है, जाइगोट डिवाइड करके माइटोटिकली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है माइटोसिस से। In this whole process 1 year time is utilized. 1 साल लग जाता है इसको, है ना, complete process में। The nucleus moves at the base and starts dividing by free nuclear division. अब जो diploid nucleus बना है वो free nuclear division से divide करता है और 256 free nuclei बनाता है ना, ये वाली स्टेज है। तो ये पहले डिवाइड किया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से और कितने न्यूक्लियाई बन गए, 256 न्यूक्लियाई बन गए। द न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेंट्रल सेल डिसऑर्गेनाइज फॉर्मिंग अ सेंट्रल वैक्यूल। सेंटर में एक वैक्यूल बन जाती है जिसको मैंने देखिए फिल किया है, और ये बाहर की तरफ लेयरिंग कर लेते हैं, और जब ये बाहर लेयरिंग कर लेते हैं तब इनमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो तब तक ये विदाउट सेल वॉल रहते हैं। तो प्रो एम्ब्रियो सून गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जोन्स। तो ये प्रो एम्ब्रियो कहलाता है, दिस स्टेज इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो। अब इसमें डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। डिफरेंशिएशन के बाद इसमें 3 पार्ट्स बनते हैं। अपर हॉस्टोरियल एट द माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर की तरफ जहां माइक्रोपाइल था वहां पर ये हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड, बीच में सस्पेंसर सेल बनती है और बेसल एम्ब्रियोनल सेल बनती है। तो हम आर्किगोनिया के स्ट्रक्चर से ध्यान रखें, जो आर्किगोनिया पढ़ा था, तो इस रीजन में जो बनेगा वो हॉस्टोरिया होगा, सेंटर पार्ट बनेगा और ये फिर एम्ब्रियो का पोर्शन बनेगा। तो हम इसको जो फ्री न्यूक्लियर रीजन है वो अब यहाँ पर धीरे धीरे सेलुलर होता चला जाता है ना, और सेलुलर होने के बाद ये फॉर्मेशन करता है। तो ये लोअर एंड पे एम्ब्रियोनल मास है जो कि डाइकोटिलिडनस लाइक स्ट्रक्चर एम्ब्रियो बनाता है, डाइकोट की तरह। ऊपर की तरफ हॉस्टोरिया और बीच में सस्पेंसर का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक तरह से एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट है। तो एम्ब्रियोजेनी इसको हम कहते हैं। तो मैंने बेसिक आइडिया आपको दिया, बहुत डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बेस आइडिया आपको इसका